साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन जो आपका MSO E003 मिलेगा। डरखाइम से क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है। अब डरखाइम एंड फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म क्या होता है आपको पता ही होगा। जिस तरीके से ये हमने हर्बर्ट स्पेंसर ने डेवलप किया है कि जिस तरीके से जो ह्यूमन होता है उसके अंदर जिस प्रकार से ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोसाइटी के अंदर उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उसको वर्क करने में हेल्प करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आई तो सोसाइटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ऑर्गन में प्रॉब्लम आई। तो ये बेसिकली इनका वो है। फंक्शनलिस्ट हैं तो ये बताते हैं कि सोसाइटी में हर चीज़ का फंक्शन है, चाहे वो कुछ भी हो, रिलीजन हो या कुछ भी और भी हो। उसके बाद ये बात करते हैं, इनकी बुक का नाम है एन इन्वेंटरी फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें ये स्टडी किसको करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का ट्राइब है अरुंता, उसको स्टडी ये लोग करते हैं, मतलब डरखाइम करते हैं। और क्यों करते हैं एक ट्राइब को स्टडी, तो वो बोलते हैं कि अभी जितने रिलीजन हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और ये लोग टोटमिज्म को एक सिंपलेस्ट रिलीजन मानते हैं या सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अरुंता ट्राइब को स्टडी करते हैं और जहाँ पे से इनका टोटमिज्म का पूरा आइडिया निकल के आता है। ये बोलते हैं कि ये जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं कि एक टोटम चूज करती हैं, कुछ भी XYZ, हम मान लेते हैं माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन को ये अपना टोटम चूज करती हैं और उसका पूजा करने लगती हैं और यही सिंबल हो जाता है इनका, किसका, क्लैन ग्रुप का। ठीक है, इनके क्लैन का सिंबल भी क्या हो गया, माउंटेन। और जो भी माउंटेन की पूजा करेगा वो एक टोटमिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो इस प्रकार के रिलीजन या टोटमिज्म होता है या रिलीजन होता है, तो क्या करते हैं लोग, अपने सोसाइटी की ही गॉड बना के पूजा करते हैं, किसी और चीज़ की पूजा नहीं कर रहे, वो कुछ ही सुपर नेचुरल की पूजा नहीं कर रहे, वो अपने ही सोसाइटी का पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। दूसरी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं वो है सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, अब तो चलने लगा सीक्रेट एंड प्रोफेन। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें पवित्र होती हैं और क्या, देखिए प्रोफेन को तो अगर हम टेक्निकली बोले तो अपवित्र भी हो सकती है, बट डेली की चीज़ें। ठीक है, जिस तरीके से गिलास हो गया, अब मान लीजिए जो गिलास से आप पानी पी रहे हैं वो डेली की चीज़ें हो गई, वही गिलास से आप जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, वो प्रोफेन हो गया, सॉरी सेक्रेड हो गया, पवित्र हो गया। तो हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में कुछ चीज़ें सेक्रेड होती हैं, कुछ प्रोफेन होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी उन्होंने चैप्टर में डिस्कस किया है। प्रोफेन कई बार बहुत पावरफुल होता है कि वो दूसरी भी चीज़ों को, यानी सेक्रेड चीज़ों को भी गंदा कर सकता है। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्रोफेन से सेक्रेड भी बन जाती है। मान लीजिए कोई पत्थर है और वो यूनिक है अपने आप में देखते थे, तो समय के साथ उसकी यूनिकनेस की वजह से वो सेक्रेड भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो टोटमिज्म का आइडिया है वो काफ़ी हद तक आपको हिंदुइज्म में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हम एक सालिग्राम करके पत्थर आता है जो तुलसी जी के अंदर हम रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो भी तो टोटम ही हुआ ना। उसी तरीके से वो सेक्रेड है। और पत्थर रोड पे फेंके हों और सालिग्राम फेंका है, तो सालिग्राम क्या है आपका, सेक्रेड है, पवित्र है। और पत्थर प्रोफेन है, उनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। यही मेजरली वो डिस्कस करते हैं। सेक्रेड प्रोफेन की जो थ्योरी है उसको आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं। वेबर एंड द क्वेश्चन ऑफ मीनिंग, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखा गया है, पर इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल ये बात करते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स की। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होता है, या इनके बुक का नाम होता है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। 1912 के अराउंड या 1906 के अराउंड ये बुक आती है और इस बुक में डिस्कस किया गया होता है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसका एक ब्रांच होता है। एक बार क्या होता है कि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें बहुत सारा मान के चलिए जो प्रीस्ट होते हैं या पोप जो उनमें होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा द्वंद्व चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो लालची हो जाते हैं और हर चीज़ के लिए आपको पैसे देना है। मान लीजिए कि आपको माफ़ी चाहिए, आपने कोई गलती कर दी, तो पैसा दीजिए और आप माफ़ी पत्र खरीदिए, भगवान आपको माफ़ कर देंगे। मर्डर करिए और माफ़ी पत्र खरीदिए, इस टाइप का सिनेरियो। हर चीज़ के लिए आपको टैक्स देना होता है। तो बहुत सारे रिलीजन है आप इस तरीके से पार्ट, जिस तरीके से हिंदुइज्म से आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांचेस निकली हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी से भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें से प्रोटेस्टेंट भी होते हैं।
एक ब्रांच जिसको मार्टिन लूथर किंग ने काफ़ी आंदोलन के बाद निकाला होता है। तो बेसिकली प्रोटेस्टेंट एथिक्स में क्या होता है कि इसमें भगवान वगैरह में उतना कोई खास बिलीव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भगवान में बिलीव नहीं करते, वो बोलते हैं कि जो गॉड है, जो आइडियोलॉजी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स की, जो वेबर बताते हैं कि गॉड जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी चूज कर रखा है एक पर्सन को, और एक पर्सन को नहीं चूज कर रखा, मतलब एक चूजन वन है, एक नहीं है। तो चूज कर रखा है, वो बहुत सारा सक्सेस पाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला नहीं पाएगा, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिसरी होगी, लेकिन किसी को मिजरी में होगी, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन चूजन वन है, कौन वो नहीं। आप धरती पे जाके क्या करते हो, उससे गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई रिलीजियस आपको राइट्स रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड आप कुछ भी करोगे तो नहीं मानेंगे, पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री डेस्टिन्ड है, ठीक है। तो इंसान जानने के लिए कि वो चूजन है या नहीं बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है, ये जाने कि गॉड ने उसको चूज कर रखा है कि नहीं। और इनकी लाइफ में एक एसेटिज्म भी ये भी है कि जो भी आप हार्डवर्क करके अर्न करोगे ना, उसको स्पेंड नहीं करना है लग्जरी पे। कई प्रकार की लग्जरी हो सकती है ना, स्पेंड कई प्रकार की लग्जरी हो सकती है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कार्स का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है, ये वो, इन सब चीज़ों पर स्पेंड नहीं करना, बल्कि जो आपने हार्ड अर्न किया है उसको फिर से इन्वेस्ट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर यही रीज़न था कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, जो ये सब आइडियोलॉजी मैंने आपको समझाई, उसने एक ऐसे रिलीजन को जन्म दिया जो कैपिटलिज्म को, जो मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म आया है उसको आगे बढ़ाता है। उसके बाद इसके अलावा वो काफ़ी सारे रिलीजन से भी कंपैरिजन करके देखते हैं कि उन रिलीजन्स में क्यों नहीं डेवलप हुआ। जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम और कार्मिक बिलीव है, अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो कर्म का इसमें कोई दोष है, या कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कास्ट को अलग जॉब करना है। कन्फ्यूशियस जो चाइना का रिलीजन, उससे भी कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया नहीं है, इंडिविजुअल्स की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया है वो उतना नहीं है, तो इस वजह से नहीं डेवलप होता, ये पर्टिकुलर है। अब ये 4 चैप्टर्स जो आपके एम एन श्रीनिवास का कुर्ग है, इवांस प्रिचर्ड का न्यूर है, एंटियन मदन का नॉन रिनंसिएशन है, सुधीर कक्कर का सामन मिस्टेक इन डॉक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मान के चलिए इन चैप्टर में से एक और समटाइम्स 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एम एन श्रीनिवास जिस तरीके से आपको पता है एक इंडियन थिंकर है, एम एन श्रीनिवास, और ये काफ़ी फंक्शनलिस्ट स्कूल की तरफ झुके हुए हैं, और ये कुर्ग की स्टडी करते हैं, और ये सारी एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं। न्यूर की जो सूडान में रहता है एक पर्टिकुलर ट्राइब, उसकी स्टडी इवांस पिचर्ड करते हैं। और मदन जो टी एन मदन है, नॉन एनंसिएशन, इन्होंने कश्मीरी पंडित्स पे किया, ये खुद भी कश्मीरी पंडित है। और सुधीर कक्कर जिस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिस्ट है, इन्होंने उन्हीं के साइको एनालिस्ट की थ्योरी को उठाया है, और इंडियन की डिफरेंट केसेस को स्टडी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। तो कुर्ग में वो जो श्रीनिवास है वो डिफरेंट, वहाँ पे कौन सी कास्ट हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरीके से वो काफ़ी हद तक हिंदू जो रिलीजन है उससे मिलती हैं। फिर वहाँ पे एक मंगला करके एक पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल नहीं, एक सेरेमनी सेलिब्रेशन होता है। मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ है, या कोई बहुत बड़ा उसने काम किया इस सब चीज़ों के लिए, उसका पूरा आपको बताते हैं। और फिर फैमिली, कुर्ग में फैमिली क्या होती है, या फैमिली रिलेशन कैसे हैं, और अपवित्रता का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली हिंदूज की तरह ही है। तो एक बार आप बस देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली है क्या, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि फैमिली किस तरीके से कुर्ग में होती है, वहाँ पे किस तरीके से पैट्री लीनियल सिस्टम है, और किस प्रकार से जो क्या बोलते हैं कि कास्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी मतलब काम हुआ, या कोई भी रिचुअल या वो हुआ, वो लोग एक दूसरे की मतलब हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि रिचुअल्स में हेल्प करते हैं। धोबी है, नाई है, ये सब है, उनके सबके अलग अलग नाम है। उसके बाद ये भी बात करते हैं उसमें कि अपवित्रता का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू हिंदू। अब न्यूर की बात करते हैं। देखिए, न्यूर में सैक्रिफाइस का एक
डिस्कशन है जिस पे यूजुअली पूरा उसके प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से बलि दी जाती है, बलि का एम क्या होता है। बलि का एम ये होता है कि हमें इंसान यहाँ पे सैक्रिफाइस करना था, इंसान ने कुछ गलत किया, इंसान बीमार है। दो प्रकार के सैक्रिफाइस बताए गए। पब्लिक सैक्रिफाइस कि मान लीजिए कोई समस्या है, कुछ ऐसा है तो पब्लिक के उस पर, कोई पर्सनल मान लीजिए कोई बीमार है या कोई उसका इशू चल रहा था किसी से, ये सब खत्म करने के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुल किया जाता है। और जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, उसका ब्लड ज़मीन में जाता है तो वो सब कुछ लेके चला जाता है इस तरीके से, और उसका प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो उनका क्वांग का सिस्टम है उसको आपको समझना पड़ेगा। देन टी.एन. वेदन का नॉन रिनंसिएशन क्या है, जो आइडिया है रिनंसिएशन का, यानी रिनंसिएशन को वैराग समझ सकते हैं आप, अगर सिंपल भाषा में हम समझाएं कि सब कुछ त्याग के आप पहाड़ों पे जा रहे हैं। लेकिन टी.एन. मदन यहाँ पे नॉन रिनंसिएशन की क्यों बात करें, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नॉन रिनंसिएशन का यहाँ पे मतलब ये है कि हिंदुइज्म में, जैसे ही मैंने आपको कल पुरुषार्था समझाया था कि हिंदुइज्म में जो काम है, सेक्सुअल ड्राइव या गृहस्थ, दो भी आप समझ सकते हैं, गृहस्थ जीवन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। कहीं भी हिंदुइज्म एम्फोसिस नहीं करता कि आपको दुनिया त्याग करके पहाड़ों पे ही जाना है। उसी की बात इस चैप्टर में इन्होंने की है। यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि क्या पवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है। जैसे कि घड़ा, कुछ ग्रह शुभ होते हैं, घड़ा शुभ होता है, शुभ समय होता है, बर्थ अगर लड़के का हो तो शुभ होता है, कितने दिन की डेथ में हम किस तरीके से सेरेमनीज को करते हैं, पूरा हिंदुइज्म को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। श्रीनिवास और इनका चैप्टर में आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी, बिकॉज आफ्टर ऑल सारी सोसाइटीज़ एक ही जैसी हैं। और इस सब को बताया कि किस तरीके से जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनका लाइफ कर्म धर्म इस सब के राह पे चलता है। सुधीर कक्कड़ का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पर्सनली मुझे वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर लगता है। इन्होंने साइको एनालिसिस जो बेसिकली साइको एनालिसिस क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, बहुत लंबे समय से आपकी कोई समस्या है, तो आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको स्टडी करके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो इन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज़ ली है, जैसे मैकडॉनगंज का लिया है इन्होंने, उसके बाद यहाँ का दिल्ली का स्टडी को ले रखा है, उसके बाद बालाजी टेम्पल जो राजस्थान में वहाँ का ले रखा है। किस प्रकार से हिस्टीरिया की इशू हो या कोई भी इस टाइप का ऑडिपल कॉम्प्लेक्स हो बच्चे के अंदर, या हमारा सेक्सुअल डिज़ायर जो कि एक इंडियन सोसाइटी में उभर के नहीं आता, और जब उभर के आता है तो लोग सोचते हैं कि भूत पकड़ लिया, उन सबको साइको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कल्चरल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि लोग कहते नहीं है कि आप पे भूत आ गया है, आत्मा आ गई, ये सब बेसिकली वो हिस्टीरिया का केस होता है जिसमें लोग इतना प्रेशर में होते। कई बार मैं आपको एक और सिनारियो समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, वेमेन पे हिस्टीरिया का हम केसेस ज़्यादा देखते हैं। मेनली रीज़न ये होता है हिस्ट्री, जैसे कि कहते नहीं माता आ गई भूत आ गई, सर वगैरह हिलाने लगती है, इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी मूवीज़ में, गांव में अगर गए होंगे तो। बेसिकली ये होता क्या है, ये इशू होती है एक, जिसमें क्या विमेन को बहुत हमारी सोसाइटी में हर जगह पे सप्रेस करने का आइडिया है। जब सप्रेस किया जाता है उसके डिज़ायर्स ड्रीम्स वगैरह, तो वो एक बार इस तरीके का रूप लेता है, मतलब ऐसा भयानक रूप लेता है। और ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रही होती है, मोस्ट ऑफ टाइम अंदर ही से हो रहा होता है। और इस टाइम पे उसको जो फैमिली सपोर्ट और लोगों का टेंशन वगैरह मिलता है, तो उसको एक तरीके से रिलीफ दे देता है, जो इस टाइप की जगह पे बालाजी टेम्पल वगैरह पे जाके निकलता है। तो इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बात की। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो चैनल पे है, सारे टॉपिक्स पे चैनल पे वीडियो है, प्लीज़ देखिए और वहाँ से समझिए। 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, इनमें से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा आपका, एक इसमें से आता है, 2 इसमें से नहीं आता है। क्वेश्चन, बर्जर जो है फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि जो सोसाइटी हम हैं वो अपने आसपास हर चीज़ का मीनिंग ढूंढते रहते हैं, और एक दूसरे से एक वेब से हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ को हम मीनिंग देते हैं, जो भी हमारे आसपास है उसको हम मीनिंग देंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। कल्चरल एनालिसिस जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। और लेवी स्ट्रॉस का टोटमिज्म वीडियो चैनल पे बिल्कुल आ चुका है। बेसिकली टोटमिज्म में इन्होंने क्वेश्चन हाउ पूछ के वाई की जगह को ख़त्म कर दिया। ठीक है, बेसिकली टोटमिज्म जो था वो काफ़ी समय से लेवी स्ट्रॉस एक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और हर जगह स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, तो और बोलते हैं कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हर चीज़ में होता है। और ये देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो
अटके हुए हैं टोटमिज्म पे, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नहीं पूछते कि टोटमिज्म है क्या, टोटमिज्म ठीक है, वो पूछते हैं क्यों टोटमिज्म, हम क्यों टोटमिज्म के आसपास हैं, ये इनकी बेसिकली स्टडी है। उसके बाद सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इन 3 पे क्वेश्चन आता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, आप रीड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, बट इन तीनों पे आता है। सिखिज्म का वीडियो चैनल पे है, हिंदुइज्म का वीडियो भी चैनल पे है, जैनिज्म बुद्धिज्म मैं डालने वाली थी बट मैं अगले सम तक तो डाल ही दूंगी। देखिए सिखिज्म का यार ये पेन है कि क्या है, सिखिज्म जो है वो आपको पता है जिस प्रकार से कि हमारा पंजाब वाला एरिया है, भारतीय पंजाब, पाकिस्तान वाला एरिया नहीं, में डेवलप हुआ इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि अब सोशल मीडिया और ऐसे प्लेटफॉर्म से आप रिलीजन्स को बेहतर समझ पाते हैं, इनके गुरुज का क्या ट्रेडिशन है वगैरह। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, 20 मिनट का होगा हार्डली, और आपको समझ में आएगा। जैनिज्म बुद्धिज्म का मैं ओवरव्यू थोड़ा आपको दे देती हूँ। तो देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म तब डेवलप हुआ जब हिंदुइज्म काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि उस समय का जो समाज था उसमें हिंदुइज्म को ज़्यादातर प्रीस्ट कंट्रोल करते थे, ब्राह्मण्स कंट्रोल करते थे, जिसमें बहुत सारे कास्ट को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता था। जो भी रिचुअल्स वगैरह होते थे वो बहुत महंगे होते थे, जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी के एक तरीके से हिंदुइज्म के ब्रांच के तौर पे ही जैनिज्म और बुद्धिज्म निकला। दोनों के जो हेड थे वो दोनों आप देखेंगे तो क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते हैं, हिंदूज ही थे। और आप सिद्धार्थ की स्टोरी, जो बुद्धिज्म के सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध है, उनकी स्टोरी से आप काफ़ी हद तक वाकिफ, माय गॉड ये पेन है कि क्या है, वाकिफ होंगे। और कि जिस तरीके से समाज में वो दुख देख के अपना घर छोड़ते हैं। वहीं जैनिज्म जो है वो भी बहुत ही पॉपुलर रिलीजन है, जिसमें 2 ब्रांचेस में एक आप बांट सकते हैं। एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ों का धारण करते हैं, और दिगंबर जो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कपड़ों वगैरह में भी विश्वास नहीं रखते। इनका जो फूड कल्चर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बहुत सारे जो भी चीज़ें रूट वेजिटेबल्स होती हैं, एनिमल ड्रिवन प्रोडक्ट होता है कुछ भी, वो नहीं खाया जाता। बुद्धिज्म में भी हीनयान और महायान 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। हिंदुइज्म का पुरुषार्था से ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ज़्यादातर उन लोगों ने कुछ पूछ नहीं रखा है। अब मैं पेन से नहीं लिखूंगी बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। तो बेसिकली पुरुषार्था से ही क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। 4 पुरुषार्था में डिवाइड किया गया है और 4 संस्कारों में डिवाइड किया गया समाज को। 15 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में, जिसमें धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष की बात की गई है। ठीक है। सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, 3 इसके आपको वो मिलेंगे डेफिनेशन। सेक्युलराइजेशन हर इंस्टीट्यूशन का एक प्रकार से धर्म से खुद को अलग करना, ठीक है, एक प्रोसेस के तौर पे। इसमें आपको रेनेसा जो ब्रिटेन में आया था उसका केस मिल जाएगा, और धर्म सुधार आंदोलन का केस मिल जाएगा, जहाँ पे लोगों ने धर्म से हटके लोगों पे ह्यूमनिस्टिक मानवतावाद का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ रिलीजन से बढ़ के इंसानियत को देखना कोशिश की गई। वहीं पे अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत में ऐसा कुछ रेनेसा भी नहीं आता, मतलब पूर्ण जागरण भी नहीं होता और धर्म सुधार आंदोलन भी नहीं होता। लेकिन बंगाल में एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ आता है, धर्म सुधार के कई सारे, आपको पता होगा कि ब्रह्मो समाज हो गया, इस टाइप के जो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप होते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स सामने आते हैं जो बोलते हैं कि रिलीजन एक हिस्सा होना चाहिए जीवन में, लेकिन रिलीजन के अलावा भी चीज़ें हैं। तो ऐसा इंटेलेक्चुअल कल्चर नहीं आया, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी सोसाइटी जो कि बहुत सारे रिलीजन से मिलके बनी है, वहाँ पे इसका आइडियाज़ जरूर आता है। कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिस्ट लोग जो अपने रिलीजन के अलावा कुछ और उनको समझ नहीं आता, कुछ और नहीं दिखता, और ये किसी भी एक धर्म से नहीं, हर धर्म में किसी ना किसी तरीके के फंडामेंटलिस्ट होते हैं। ये मानते हैं कि धर्म से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए, धर्म के हिसाब से राज्य चलना चाहिए, धर्म के हिसाब से अर्थव्यवस्था, जिंदगी के हर जो समस्या उसका जवाब धार्मिक किताब में है, ये होते हैं। कम्युनलिज्म थोड़े से मान लीजिए इनसे तो हल्के फुल्के होते हैं।
अपने कम्युनिटी को लेके एक बहुत ही मान लीजिए ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है इनके अंदर, और कम्युनलिज्म ही एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि भारत और पाकिस्तान या हिंदू और मुस्लिम का आइडिया से दो देशों का निर्माण, या उस टाइम पे दो देश, उसके बाद तीन देश का निर्माण होता है। इसी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, इसका वीडियो भी है। रिलीजियस कन्वर्जन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करा रही हूँ। साईं बाबा का एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता है, और तीन और टॉपिक्स जो सत्संग, राधा स्वामी सत्संग हो गया वगैरह है, उस पर इतने पॉपुलरली क्वेश्चन नहीं आता, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो एक बार रीड कर सकते हो, रीड कर ले, बट इतनी टॉपिक कर लेंगे तो उसको रीड करने की जरूरत नहीं। अब धर्म परिवर्तन क्या होता है, आप सब वाकिफ है कि धर्म परिवर्तन लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। तो धर्म परिवर्तन जो होता है वो हम क्या करते हैं कि ए धर्म से बी धर्म की ओर परिवर्तन का मतलब आप कुछ भी परिवर्तन, पर यहाँ पे हम धर्म की बात करें चले जाते हैं। अब आप क्यों करते हैं, या तो आप जिस धर्म में वहाँ पे खुश नहीं है, जिस आप, या ऐसा है कि कुछ समय में इतनी सारी चीजें हो गई कि आप बहुत ज्यादा वो है दुखी हैं, या जिस प्रकार का सपोर्ट या जिस प्रकार का आपको लोगों की आवश्यकता है, या वो चीज़ आपके धर्म में नहीं मिली, तो इन सब रीजनों की वजह से इंसान हार पाच के या हारने के बाद, थकने के बाद एक रिलीजन को ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है रिलीजन कन्वर्जन का। रिलीजन कन्वर्जन का इम्पैक्ट भी हमारी फैमिली पे बहुत या हमारे आसपास में पड़ता है। हमारा बिहेवियर से लेके हमारा एटीट्यूड सब कुछ चेंज हो जाता है। इसमें एक कन्वर्जन में ही एक एक्सटेंसिक मॉडल आता है जो कि आपके लास्ट पार्ट में होगा, और ये आप लोग एग्जाम के पेपर में देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि आया क्या है। बेसिकली ये मॉडल बात करता है कि आजकल के जो न्यू एज के कल्ट हैं, जिसमें कल्ट जो एक अलग ही प्रकार के स्थान है धर्म के, तो इन कल्ट्स में जब आप एक तरीके से मूव करते हैं, यानी कन्वर्जन करवा के अपने धर्म को कल्ट में ज्वाइन करते हैं, तो जो यहाँ पे हेड होता है या जो गुरु होता है वो बिल्कुल एक नाकुश ना अंकुश जो राजा होते हैं या जो एकदम खतरनाक हेड होते हैं उनकी तरह मतलब बिहेव करता है। इसकी जो बातें हैं उसके आगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसकी बातों को आपको मानना है। एक प्रकार का वो किंग ही की तरह बिहेव करता है कि उससे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और इस प्रकार से अंत तक आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि जो आपके अंदर एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। हद से ज़्यादा उन लोगों पर डिपेंड हो जाते हो और आप खुद से कुछ का डिसीजन नहीं ले पाते। इस मॉडल को आप छोड़ दीजिए, इस मॉडल में बस इतना ही है। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा या मेरे वीडियो देख लीजिएगा। इसी में बात किया जाता है कई सारे डिफरेंट व्यूज़ की। जैसे कि आपको पता है कि रिलीजन कन्वर्जन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो है। तो एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, ठीक है, वो लाने की बात की गई है श्रीलंका में। और किस लिए, तो बहुत लोग डिबेट करते हैं कि ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए, बिकॉज सबको फ्रीडम है कि वो जो चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। पर इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे रीजनिंग देते हैं कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये सब लोग आके क्या करते हैं कि ट्राइब्स को और अलग अलग लोगों को लालच देते हैं कि आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, मतलब हमारा धर्म ज्वाइन कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ भी डिमांड करते हैं कि ऐसा एंटी रिलीजन कन्वर्जन या एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया जाए और ऐसे लोगों को सजा दी जाए। अब इस पर डिबेट है, आगे क्या होगा वो देखने की बात है। और इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार एक सिनेरियो भी होता है, मतलब जयपुर में, कि राजस्थान में कि कुछ मिशनरीज आके वहाँ पे आंदोलन मतलब आंदोलन के लोगों से बैठक कर रहे होते हैं, और कुछ हिंदू लोग जाके फिर वहाँ पे बातचीत और कहीं मारा पीटी पे बात चली जाती है। तो हिंदूज लोगों का क्लेम होता है कि वो जब मतलब लोगों को लालच देके कन्वर्ट करवाना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी की ओर, और उन लोगों का कहना होता है, और उन लोगों का जो वीज़ा है और वो सब अलाउ नहीं करता कि ऐसा काम करें। ऑन द अदर हैंड उन लोगों का बोलना होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट हम तो यहाँ पे आए थे और इन लोगों ने आके हम पे चढ़ाई कर दी। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। रिलीजन को लेके, रिलीजन कन्वर्जन को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट है। आपको पता है कि आजकल मैरिज को लेके भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यूजुअली बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, बट इससे ये कुछ मॉडल या होता क्या है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं फैमिलीज वगैरह पे, ये सब पूछ लेते हैं। तो इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा वाला टॉपिक है जो कि 22 अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो उसके कम चांसेस हैं आने का। फिर भी इसका वीडियो चैनल पे आप देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो, आपको कुछ समझना नहीं, बस डिफरेंट स्टोरीज समझनी है। साईं बाबा थे कौन, किस प्रकार से वो शिरडी आते हैं, शिरडी में किस तरीके से उनका पूरा इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, और क्या उनके मिस्टिकल पावर्स के बारे में स्टोरीज है जो कि आपने पहले ही शिरडी के साईं बाबा शो देखा हो या वगैरह, तो आप जानते होंगे। तो अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर मिस्टेक्स